नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार संतुलित की जाती हैं और क्यों संतुलित की जाती हैं। क्यों का उत्तर यह है कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें अभिकारक के रूप में हम पदार्थ की जितनी मात्रा लिए हुए होते हैं, उत्पाद में भी पदार्थ की उतनी ही मात्रा होनी चाहिए। यदि किसी रासायनिक समीकरण में इस प्रकार मात्रात्मक त्रुटियां आती हैं या जो रासायनिक समीकरण लिखा गया उसमें मात्राएं बराबर नहीं है तो हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि हम लोग Fe लोहा लिए, इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराए। जल के साथ अभिक्रिया कराने पर यह बनता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब यह अभिक्रिया है तो पहले यह देखें कि यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित हम कैसे देखेंगे? उसकी संख्या के आधार पर। यहां पर Fe एक है और यहां पर Fe की मात्रा कितनी है? 3 है, यानी कि समीकरण संतुलित नहीं। इसी प्रकार हम सारे तत्वों या यौगिकों के आधार पर, आयनों के आधार पर देखते हैं। यदि इस रिएक्शन का जो चिन्ह है, जो तीर का निशान है, इसके इस साइड यानी बाएं साइड यदि जितने तत्व और उनकी मात्राएं लिखी हैं, रिएक्शन के उस साइड यानी कि दाएं साइड उतनी ही मात्राएं हैं तत्व, यौगिकों व आयनों की, तो इसका मतलब है समीकरण संतुलित है। जबकि इस समीकरण में हम लोग देख रहे हैं Fe 1 है और इधर Fe 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। चलो हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन Fe असंतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब यह समीकरण संतुलित नहीं। समीकरण को संतुलित करने के कुछ तरीके होते हैं, हम उसको सीख लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए यहां पर H2O है, जल है। यदि हमको जल का फार्मूला H2O है, यदि हमको ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करना है और ऑक्सीजन की संख्या 2 बनानी है, मतलब कि ऑक्सीजन अगर 2 हो तो समीकरण संतुलित हो जाए, तो हम यहां पर यदि 2 लिख दें तो H2O2 बन जाएगा, यानी जल से भारी जल बन जाएगा। यौगिक ही बदल गया, इसलिए हम यहां पर 2 नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हमको 2 बढ़ाना है तो हम इस यौगिक में, ये जो जल यौगिक है, इसकी मात्रा को हम दूना कर देंगे, अर्थात 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा करेंगे बेटा तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन पूरे यौगिक में गुणा हुआ है, यौगिक का पहले 1 अणु था, अब 2 अणु हो गया, तो इसका गुणा H2 में भी होगा। यानी यहां पर अब हाइड्रोजन की मात्रा 2 दूना 4 हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा 2 हो गई। ठीक, जैसे यहां पर हम लिख दें NaCl, यहां पर हमको क्लोरीन की मात्रा को 3 करना है तो हम यहां पर 3 नहीं लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे? 3 से पूरे यौगिक में गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा क्लोरीन में भी होगा, 3 का गुणा सोडियम में भी होगा। मतलब क्लोरीन तो 3 हुआ ही, साथ में क्या हो गया? सोडियम भी 3 हो गया। अब इसी तरीके से हम समीकरण को संतुलित करेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए यहां पर Fe की ही बात कर लें, तो यहां पर Fe क्या है? 1 है और इधर Fe 3 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो Fe3 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर Fe3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये तरीका क्या है? गलत है और ये तरीका सही है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कुछ यौगिक होते हैं वो ट्वाइस, थ्राइस इस तरीके से लिखे गए होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे संतुलित करते हैं? जैसे देखिए यहां पर लिखा हो CaOH का
ट्वाइस। अब इसको संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन कम ज्यादा हो रहा है और हमको इसकी मात्रा 4 करनी है, तो इसमें पहले हम आपको समझा दें कि मात्राएं कितनी है। जैसे देखिए कैल्शियम है यहाँ पर, तो कैल्शियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कोष्टक में है ना, और कोष्टक के बाहर क्या लगा है, 2 लगा है, यानी कि इसका गुणा इसमें होगा। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और 2 से गुणा होगी, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन की मात्रा भी 1 का गुणा इसमें होगा 2 में, तो 2 हो जाएगा। अब इसको बढ़ाना है तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे। बीच में हम कहीं भी कोई अंक नहीं लिख सकते। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा इसमें हुआ तो कैल्शियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा होगा और इसमें भी, सब में गुणा होगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा 4 हो जाएगी, हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए Al2SO4 का 28 एक यौगिकीय लिखा गया है, Al2SO4 का 28। अब इसकी मात्रा मान लीजिए हमको सल्फर की मात्रा को बढ़ाना है, तो हम अकेले सल्फर की मात्रा नहीं बढ़ा सकते, बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, पूरे यौगिक में सब बढ़ेगा। एक कोई यौगिक लिखा उसमें किसी एक तत्व को बढ़ाना है तो वह नहीं बढ़ेगा, पूरे यौगिक को बढ़ा करके ही हमको संतुलित करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इसमें अगर हमको 2 से गुणा करें तो 2 का गुणा इसमें होगा। एल्यूमिनियम पहले कितना था भाई, एल्यूमिनियम पहले 2 था, अब 2 का गुणा हो गया तो 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 2 का गुणा किसमें होगा, सल्फर में भी होगा। तो सल्फर की मात्रा पहले कितनी है, देखिए सल्फर है कोष्टक के अंदर और बाहर क्या लिखा है, 3 लिखा है। यहाँ पे कोई अंक नहीं, जहां पे कोई अंक नहीं वहां पर 1 होता है। ठीक, जब 1 होगा तो 1 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 1 का गुणा 3 में किए तो कितना हो गया, 3। 3 इसमें बेसिक है, इसका मतलब कि 3 प्रेजेंट है इस यौगिक में। अब 2 से हम गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा भाई, गुणे 2 बराबर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन को देखें तो कोष्टक के बाहर 3 लिखा है लेकिन ऑक्सीजन है इसमें कितना, 4 है, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तिहाई 12। 12 तो नॉर्मल है, इसका यौगिक में है 12, लेकिन 2 से गुणा हो गया है तो कितना हो जाएगा भैया, 12 गुणे 2 बराबर 24 हो जाएगा। अगर इसी 2 की जगह हम 3 की बात करें, 2 की जगह अगर हम 3 की बात करते हैं तो आप देखिए यह एल्यूमिनियम 2 था, 3 से गुणा होगा तो कितना बार हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सल्फर कितना है, 3 है, 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 4 तिहाई 12, अब 12 तिया 36 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार एक आध एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर है K2SO4, ठीक, और इसमें देखिए अगर इसमें हमको 3 गुना बने, जैसे मान लीजिए हम सल्फर को संतुलित कर रहे हैं और सल्फर यदि यहाँ पे 3 हो जाए तो संतुलित कर लेंगे, तो यहाँ पे हम 3 नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीच में या नीचे हम किसी भी यौगिक में कोई नंबर नहीं बढ़ा सकते। हमको क्या करना होगा, इसमें 3 से गुणा ही करना पड़ेगा। जब 3 से गुणा करेंगे तो सल्फर तो 3 हो जाएगा लेकिन पोटेशियम बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, पोटेशियम 6 हो जाएगा। भाई 2 पहले से, 3 का गुणा हुआ, 3 गुना 6, सल्फर 1 है, 3 का गुणा होगा सल्फर 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 का गुणा 3 में होगा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम समीकरण संतुलित करते हैं, धीरे धीरे और समझ में आएगा। देखिए Fe यहाँ पर कितना है भाई, 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं, Fe क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमको 4 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें। 4 से गुणा करें तो ऑक्सीजन 1 था, 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 4। लेकिन समस्या क्या हुई कि हाइड्रोजन बढ़ गया।
हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8 हो गया, यहां पर कितना है 2 ही है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहां पर 4 से गुणा कर दें। अब देखिए Fe 3 है और यहां पर Fe 3 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 है और यहां पर भी 4 दूना 8 है, ऑक्सीजन इसमें भी गुणा हुआ, ऑक्सीजन 4 1 9 4 है और यहां पर भी 4 है। ये समीकरण हम लोगों का संतुलित हो गया। एक दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया HNO3, ठीक, इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें CaOH का ट्वाइस। नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां पर क्या बनेगा CaNO3 का ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O बनेगा, ठीक। अब इस समीकरण को हम लोगों को संतुलित करना है, तो किस प्रकार करेंगे भाई, देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, इधर क्या है 2 है, यानी समीकरण संतुलित नहीं है। नाइट्रोजन इधर कितना है 1 है, जबकि इधर कितना है 2 है, तो समीकरण संतुलित करने के लिए पहले हम देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 1 था, हाइड्रोजन इधर 2 है, हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई 6 हो गई, इधर 3 दूना 6 1 7, अच्छा इसको भी गिनना, 3 दूना 6 और यहां पर 2 क्या हो जाएगा 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर 3 दूना 6 1 7, यानी इधर यदि हम 2 से गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन जो इधर है, 2 हाइड्रोजन इसमें माइनस हो गया, देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 1 2 और यहां पर 2 का गुणा, तो 2 यहां पर हाइड्रोजन, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2 दूना 4 हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा 2 है, यहां पर नाइट्रोजन की मात्रा 2 है। अब ऑक्सीजन देखें 3 दूना 6 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो 6 2 कितना हो गया भाई 8 हो गया, यहां पर 3 दूना 6 और यह 2, ये भी संतुलित हो गई। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, यानी ये समीकरण हम लोगों का क्या हो गया संतुलित हो गया। एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग जिंक की अभिक्रिया हम लोग करा दें AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक, AgNO3 के साथ हम लोग कराएंगे तो यह बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस प्लस Ag। देखिए यहां पर जिंक 1 है, यहां पर भी क्या है जिंक 1 है, सिल्वर यहां पर 1 है, सिल्वर यहां पर, नाइट्रोजन यहां पर 1 है, जबकि नाइट्रोजन कोष्टक के बाहर 2 लिखा है, यानी नाइट्रोजन यहां पर 2 हो गई। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने 2 से यहां पर गुणा कर दिया, जैसे 2 से गुणा किया नाइट्रोजन तो संतुलित हो गई, लेकिन सिल्वर क्या हो गई बढ़ गई, जैसे सिल्वर बढ़ी तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दें 2 लगा दें, तो ये भी संतुलित हो गया। अब बचा ऑक्सीजन, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, ये समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया, सब बराबर हो गए। चलो एक रिएक्शन और देखा जाता है, हम लोग अभिक्रिया करें एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यह बनाता है AlCl3, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बना लेगा और प्लस Cu बच जाएगा। अगर आप लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं तो भी ये अभिक्रिया अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 1 है, कॉपर यहाँ पर कितना है 1 है, कॉपर यहाँ पर कितना है 1 है। समस्या किसमें है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 3 है,
तो 2 और 3 में किसी भी प्रकार से हम गुणा करेंगे कि समान अंक बढ़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि ऐसी संख्या से गुणा करें कि क्लोरीन बराबर हो जाए। जैसे क्लोरीन बराबर करने के लिए इस साइड हम अगर 3 से गुणा कर दें तो क्लोरीन कितना हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगी। और इधर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 तिहाई 6 हो जाएगी। मतलब दोनों साइड क्लोरीन अब क्या हो गई, बराबर हुई। 3 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में। अब क्लोरीन तो बराबर हो गए, लेकिन कॉपर देखिए इधर 3 हो गया, इधर 1 ही है, तो इधर भी हम गुणा कर दें। अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, समझ में आ रही बातें? समझ में ना आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो एक नई बन जाएगी। चलिए एक रिएक्शन और हम लोग देखते हैं, BaCl2, ये है बेरियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग पोटेशियम सल्फेट से कराते हैं, K2SO4। जब K2SO4 से कराएंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, और द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 प्लस KCl। ठीक है भाई, अब देखिए अब समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पे Ba है, यहाँ पर Ba है, मतलब दोनों साइड बेरियम की संख्या एक ही है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर क्लोरीन एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से जब गुणा करेंगे तो क्लोरीन 2 हो गई, लेकिन पोटेशियम भी 2 हो गया। पोटेशियम इधर अब पहले से ही 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी समीकरण संतुलित हो गया। बस केवल आपको ध्यान यह रखना है कि जो ट्वाइस और थ्राइस वाले हैं उनका भी गुणा होता है। जैसे कहीं पर, हाँ यहाँ पर है, अब यहाँ पे कोई यदि इसकी मात्रा बढ़ानी है तो हम गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें होगा, फिर इसमें होगा, इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम गुणा किसी भी यौगिक में करते हैं तो उसमें उपस्थित जितने तत्व हैं सब में ऑटोमेटिक गुणा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए 4 का गुणा करें तो फिर इसका गुणा केवल 4 ही नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन में हो जाएगा, हम उसको काउंट करके ही संतुलित करेंगे। तो यह है संतुलित करने का तरीका। प्रैक्टिस इसके लिए थोड़ी सी जरूरी है। जब आप 2 4 10 समीकरण संतुलित करेंगे तो वो होने लगेगा अपने आप। अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, आप रिएक्शन लिख दीजिएगा, रिएक्शन लिख करके पूछिएगा, हम आपको रिएक्शन बता देंगे। ठीक, या अगर रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हैं कमेंट में तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि इस यौगिक की अभिक्रिया इस यौगिक से कराई गई तो यह प्राप्त हुआ और ये संतुलित नहीं हो रहा है, तो हम आपको संतुलित करके बता देंगे। ठीक, बाकी अगर रिकॉर्डेड वीडियो की बात करें तो उसमें 2 हेडिंग बची हुई है, एक संक्षारण, दूसरा विकृत गंभीरता। इसको भी हम बता दें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसी चैप्टर में इसको लिख लीजिए और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर में बस इतनी ही टॉपिक थी, सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से खूब टिप्पणी पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मीय अपघटन क्या है, संक्षारण क्या है। मतलब कि इस चैप्टर से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे, टेस्ट जो आपका पहला होगा उसमें पूछे जाएंगे, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब थोड़ी सी संक्षारण की बात कर लें। जो लोग लाइव क्लास में नोट्स बनाए थे उनका सही है, जो नहीं बनाए थे वे लोग यहाँ से नोट्स बना लेंगे। पहली हेडिंग हम लोगों की रहेगी इसमें संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, देखिए कोई किसी भी धातु में जंग लग जाती है, यही है संक्षारण। जैसे लोहे में जंग लग गई, लोहे का क्षरण हो गया, यह क्या है, संक्षारण है। लोहे में जंग क्यों लगती है, जब वो नमी के संपर्क में रहता है,
जब वो अम्ल के संपर्क में आता है और अधिक समय तक के लिए रहता है तो उसमें जंग लग जाती है। जैसे आप साइकिल अगर ठंडी के मौसम में जब ओस पड़ रही होती है, बाहर खड़ी कर दिए ओस में, जब कोहरा पड़ रहा हो उस समय बाहर खड़ी कर दिए तो घर वाले बोलते हैं नहीं, इसमें जंग लग जाएगी, इसको अंदर खड़ी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो ठंडी की वायु होती है उसमें जो जलवाष्प होती है वो संघनित होकर के जल के बूंदों के रूप में आ जाती है। जब वो लोहे के संपर्क में आएगी और पूरा रात संपर्क बना रहा तो जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है या जंग लग जाती है। यही क्या है? संक्षारण है। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब धातुएं अधिक समय तक जब धातुएं अधिक समय तक अम्ल, जल या नम वायु के संपर्क में, जब धातुएं अधिक समय तक अम्ल, जल या नम वायु के संपर्क में रहती हैं तो धातुओं का क्षरण होने लगता है। क्षरण होने लगता है। यह घटना संक्षारण कहलाती है। यह घटना संक्षारण कहलाती है। मतलब यह है, क्षरण का मतलब जंग लगना, या हम सामान्य भाषा में गलना, गल करके खराब होना। जैसे आइसक्रीम है, उसको ऐसे लिए रहो तो क्या, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, एक फ्रिज के अंदर से निकाली गई, तापमान बढ़ता गया, वह गलने लगती, खराब होने लगती। उसी प्रकार से लोहे में यह प्रक्रिया धीमे का बहुत धीमे होती है। तो जब ऐसे ही कोई धातु है अधिक समय तक अम्ल या नम वायु या जल के संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे उसकी भी बाहरी परत क्या होने लगती है? खराब होने लगती है, ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे धातुएं ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और यही ऑक्साइड जंग कहलाता है और इससे धातु खराब हो जाती है। देखिए, जैसे उदाहरण की बात करा जाए, हम लोग अगर उदाहरण की बात करा जाए तो लोहे में जंग का लगना, चांदी का काला होना। अगर चांदी है, यह नम वायु के संपर्क में अधिक समय तक रहेगी तो इस पर एक काली परत चढ़ जाती है, ठीक, और यही होती है उसकी जंग। उसके बाद तांबा, तांबा पर हरी परत का चढ़ना, हरी परत का जमना, जमना या चढ़ना जो भी लिखें। तांबे के बर्तन अगर घरों में यूज होते हैं और यदि कोई बर्तन है जिसको डेली नहीं ढंग से साफ किया जा रहा है और उसमें पानी रखा जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसमें उस भाग में जिसमें पानी है ऐसे किनारे किनारे गोल गोल उसमें हरी हरी परत जैसे काई जैसा जमने लगता है धीरे धीरे, और यही जो हरी परत होती है ये तांबे की जंग होती है। तांबे का क्षरण होने लगता है, तांबा खराब होने लगता है। मतलब जैसे सारी धातुएं, लगभग अधिकतम धातुएं क्या होती हैं, जब ये जल, नम वायु या अम्ल के संपर्क में आएंगी इसमें जंग लगेगी। तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है तो पानी के संपर्क में तांबा रह रहा है और उसमें जंग लग जाती है। तांबे की जंग हरे कलर की होती है, चांदी की जंग काले कलर की होती है, लोहे की जंग भूरे कलर की होती है।
और यही जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। सबसे अधिक बार एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो संक्षारण जब धातुएं अधिक समय तक अम्ल जल या नम वायु के संपर्क में रहती हैं तो धातुओं का क्षरण होने लगता है, यही घटना संक्षारण कहलाती है। आप लोग सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो उसमें सबसे नीचे क्या है? गोल्ड, सोना, एयू। ये इतना कम क्रियाशील है कि इसमें जंग नहीं लगती। सबसे कम क्रियाशीलता होने के कारण सोने में जंग नहीं लगती है। वो पानी के संपर्क में कितना समय तक पड़ा रहे उसमें जंग नहीं लगती है। तो एक टॉपिक तो क्लियर हो गई। लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता, और इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब यह है कि जब खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक के लिए रख देते हैं तो उनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। वसायुक्त, जब वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय के लिए रख दिया जाता है तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती। जैसे देखिए, सुबह सब्जी बनी और गर्मी का मौसम है, हम उसको शाम को खाना चाहें तो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है और उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, अरुचिकर गंध आने लगती है। यही क्या है? विकृत गंधिता है। ठंडी के मौसम में जब तापमान कम होता है तो यह क्रिया थोड़ा धीमे होती है, तो अधिक समय तक खाना सही रह जाता है, लेकिन गर्मी के समय में ऐसा नहीं होता, तापमान बढ़ता है, यह क्रिया तेज हो जाती है, जिसके कारण जल्दी ही भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनका स्वाद और उनकी गंध खराब हो जाती है। यही घटना विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक, अधिक समय तक भोजन को यदि रखा जाए तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए घर में सब्जी बनी या दाल बनी या कुछ भी बना भोज्य पदार्थ, यदि हम उसको खुला रख दें तो ज्यादा हवा आएगी, ज्यादा वायु के संपर्क में आएगा। तो जब ज्यादा वायु के संपर्क में आएगा तो चाहे विकृत गंधिता हो या फिर संक्षारण हो, इसमें जो रासायनिक क्रिया होती है वह जो है उपचयन की होती है। किसकी होती है बेटा? उपचयन की। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। यानी कि जो भोज्य पदार्थ खराब होता है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वायु से मिलता है। तो यदि भोजन को हम एकदम खुला रख दें तो भोजन जल्दी खराब हो जाएगा, और वहीं भोजन को एयरटाइट बर्तन में रख दें
यानी जिसमें वायु प्रवेश ना करे, जैसे थर्मस में रख दें तो वह भोजन अधिक समय तक अच्छा बना रह जाएगा। तापमान कम तापमान में भोजन को रख दिया जाए, जैसे फ्रीज में रख दिया जाए, तो यह अधिक समय तक यूज करने लायक होता है। तो विकृत गंधिता से बचने के दो उपाय हो गए कि इसको कम तापमान पे रख दिया जाए या वायुरोधी बर्तनों में रख दिया जाए, जिससे विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। घर में भी देखते होंगे कि घर वाले क्या करते हैं, भोजन बन गया उसको ढक करके ही रखते हैं। अगर ढक करके ना रखा जाए तो यह वायु के संपर्क में, जितना ज्यादा वायु के संपर्क में रहेगा, खराब होने के उतनी जल्दी खराब होगा। ठीक। तो जब वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक हम रख देते हैं तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, और यही स्वाद व गंध में परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। तो अब आपके पहले चैप्टर की कोई टॉपिक नहीं बची, एक चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगर आप लोग कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अगली वीडियो इसी चैप्टर की बनेगी, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू किया जाए, सेकंड चैप्टर। ये चैप्टर सबसे छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, टेस्ट से लेकर के बोर्ड परीक्षा तक। तो आप लोग जो भी आपके पास बुक होगी, आप उसके जो भी क्वेश्चन है उसको करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। आपके क्वेश्चन को बताने के लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। नहीं अगर कोई कमेंट आया, यानी आपको समझ में आ गया सारी चीजें, तो फिर अगला चैप्टर शुरू होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।